नमस्कार, स्वागत है आपका 4 मिनट 4 प्रश्न में। दोस्तों ये सीरीज़ है मेरे चैनल के ऊपर, दोस्तों मैं जहाँ पे आपको जो है प्रश्न के जरिए दोस्तों 4 रैंडम फैक्ट्स बताता हूँ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और करंट अफेयर से जुड़े हुए। तो चलो दोस्तों फिर शुरू करते हैं दोस्तों। इसी तरह आज के इस वीडियो का दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपने सुना होगा दोस्तों भारत के संविधान के दोस्तों 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो दोस्तों फिर क्या आप जानते हैं दोस्तों इस 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अलावा भी दोस्तों भारत के अंदर कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस भी हैं। दोस्तों क्लासिकल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर दोस्तों आपको ये बताना दोस्तों फिर भारत के अंदर कितनी फिर ऐसी कुल क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। अब दोस्तों फिर इसका आंसर है दोस्तों 6 लैंग्वेजेस। तो फिर दोस्तों भारत के अंदर दोस्तों 6 भाषाएं ऐसे हैं जिसको क्लासिकल लैंग्वेज माना जाता है। और दोस्तों जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताया दोस्तों क्लासिकल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज दोस्तों ये दोनों अलग अलग है। और दोस्तों जो क्लासिकल लैंग्वेज दोस्तों इसको जो है भारत सरकार ने सन 2004 से दोस्तों जो है इसको दोस्तों महत्वपूर्ण माना है। भारत के अंदर कुछ दोस्तों 6 भाषाएं उठाई दोस्तों, फिर जो है दोस्तों इन 6 भाषाओं को जो है कहा कि भाई ये भारत के अंदर क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। फिर दोस्तों ठीक उसके 2 साल बाद यानी 1 साल बाद दोस्तों 2006 में जो है क्राइटेरिया भी तय कर दिया कि भैया भारत के अंदर कौन सी ऐसी भाषा है जिसको क्लासिकल कहा जाए। दोस्तों फिर जो क्राइटेरिया दोस्तों जो है इस भाषा के को मानने के लिए क्लासिकल दोस्तों वो है दोस्तों उस भाषा का जो इतिहास है दोस्तों वो 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। उस भाषा का पूरा अपना दोस्तों ग्रामर होना चाहिए, ठीक है, और ना ही वो भाषा किसी और भाषाओं का दोस्तों मिश्रण होना चाहिए दोस्तों। फिर और उसका अपने उस भाषा का अपना एक साहित्य होना चाहिए, बहुत ही समृद्ध दोस्तों, बहुत ही पुराना साहित्य होना चाहिए। उसमें दोस्तों बहुत सारे उसके कहते हैं लेखक, बहुत से कवि वगैरह उसमें तो भी अच्छे कवि दोस्तों माने जाने चाहिए। तो फिर तो इस तरह के दोस्तों कुछ क्राइटेरिया है भारत के अंदर क्या कहते हैं क्लासिकल लैंग्वेज को उसको ठहराने का। दोस्तों आप बेसिकली दोस्तों सिंपल अगर आपको एक क्राइटेरिया जानना है दोस्तों वो जान लीजिए कि जिसका इतिहास दोस्तों 1500 से 2000 साल तक का है जो भारत के अंदर जिस भाषा का, तो वो भाषा भारत के अंदर क्लासिकल लैंग्वेज कहलाएगी। दोस्तों फिर इस हिसाब से दोस्तों भारत के अंदर दोस्तों वर्तमान में जो है 6 क्लासिकल भाषाएं हैं। अब दोस्तों कौन कौन सी है, तो वो है संस्कृत, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु दोस्तों, मलयालम और उड़िया। तो दोस्तों ये 6 भाषाएं हैं जो अभी भारत के अंदर क्लासिकल मान जाती है। और दोस्तों जो जैसे मैं आपको बताया ये 22 बाकी ऑफिशियल भाषाओं से दोस्तों अलग है। अब दोस्तों इन 22 भाषाओं के अंदर दोस्तों तमिल और क्या कहते हैं दोस्तों संस्कृत भी इंक्लूड होती है, और दोस्तों तब भी जो है इनसे हट के जो है आप कह सकते हैं कि भारत के अंदर 6 क्लासिकल भाषाएं हैं। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पर आता है भारत के राष्ट्रीय गीत से जुड़ा हुआ। अब दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय गीत है यानी वंदे मातरम जो है, सो ये जो है दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा के दोस्तों लिखे गए एक दोस्तों नॉवल के अंदर का दोस्तों ये पार्ट है जो वंदे मातरम हम जो गाते हैं भारत के राष्ट्रीय गीत के तौर पर। तो दोस्तों फिर क्या नाम है उस नॉवल का, और दोस्तों हिंदी में दोस्तों नॉवल कहा जाएगा दोस्तों वो होगा उपन्यास। फिर दोस्तों कौन सा उपन्यास के से ही जो है इस भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम को लिया गया है। दोस्तों फिर वो उपन्यास है दोस्तों आनंद मठ। तो फिर दोस्तों बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों आपने। तो फिर जो आनंद मठ जो नॉवल लिखी गई थी दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, सो उसी में जो है इस वंदे मातरम दोस्तों जो गीत है इसको लिया गया है और फिर दोस्तों इसको अपनाया गया था भारत के राष्ट्रीय गीत के तौर पर। अगला प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 3। सो देखिए B.R. अम्बेडकर जी की दोस्तों एक पर्सनल लाइब्रेरी हुआ करती थी जहाँ का दोस्तों यह माना जाता था कि दोस्तों उसमें तकरीबन 50,000 से ज़्यादा किताबें रखते थे B.R. अम्बेडकर जी। दोस्तों उनका एक अपना निजी पुस्तकालय हुआ करता था। फिर दोस्तों उस पुस्तकालय का दोस्तों उनका अपना एक नाम था। सो फिर उस पुस्तकालय का दोस्तों क्या नाम था, दोस्तों उनका उस पुस्तकालय का नाम था दोस्तों राजगृह। या दोस्तों बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों, फिर राजगृह उनका एक निजी पुस्तकालय हुआ करता था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का। और दोस्तों ये कहा जाता है कि दोस्तों उसमें तकरीबन 50,000 से ज़्यादा किताबें वो रखा करते थे। अब दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पे, और दोस्तों क्या कहते हैं चौथे प्रश्न पे। और दोस्तों चौथा प्रश्न है कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों जो मौर्य साम्राज्य था भारत के अंदर, तो उस मौर्य साम्राज्य का दोस्तों आखिरी शासक कौन था, यानी आखिरी रूलर कौन था मौर्य साम्राज्य के अंदर। अब दोस्तों इसका आखिरी शासक जो था दोस्तों वो था बृहद्रथ मौर्य। जहाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों आपने। दोस्तों जो बृहद्रथ मौर्य था सो वो आखिरी मौर्य साम्राज्य का शासक था, जिसको जो दोस्तों जो उसी के जनरल को दोस्तों इसका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। तो उसने जो है बृहद्रथ मौर्य को मार दिया था। वैसे उसी के बाद जो है दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बाद जो है तभी भारत में स्थापना हुई थी शुंगा डायनेस्टी की, यानी शुंगा साम्राज्य की। आपने वंशवाद की, आप दोस्तों कैसे शुंगा वंशवाद की स्थापना मौर्य साम्राज्य के बाद ही करी गई थी पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा, जो पहले जो है खुद भी एक जनरल हुआ करता था मौर्य साम्राज्य के दौरान, और उसने जो है हत्या कर दी थी बृहद्रथ मौर्य की, जो कि लास्ट रूलर था मौर्य साम्राज्य का। तो दोस्तों ये कुछ 4 प्रश्न दोस्तों 4 फैक्ट्स के तौर पर दोस्तों मैंने आपको बताए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों भी शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों मैं जो है इस तरह की वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, नॉलेज वीडियोज़ और मुद्दे भी दोस्तों वीडियो बनाता हूँ जो आम पब्लिक को अफेक्ट करती है। दोस्तों मिलो आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। और मगर दोस्तों आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है दोस्तों, सीरीज़ पे दोस्तों मैंने और वीडियोज़ बना रखी है, तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों मिलो आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।